हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडक्ट केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेसो कंपाउंड्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि किस तरीके से हम ऑप्टिकल प्योरिटी फाइंड आउट करते हैं और हमने ये भी देखा था कि स्पेसिफिक जो रोटेशन होता है वो कैसे फाइंड आउट करा जाता है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, किस तरीके से ऑप्टिकल रेजोल्यूशन होता है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। क्लियर है? और अगर आप लोगों ने वो लेक्चर अटेंड नहीं करा है तो प्लीज़ जाकर के पहले वो लेक्चर अटेंड कर लो, फिर हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर जैसे कि आपको टाइटल में पता ही चल रहा है कि हम लोग इस वीडियो में मेसो कंपाउंड को डिस्कस करने वाले हैं। मेसो कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं और मेसो कंपाउंड जो होते हैं इनमें कायरल सेंटर होते हुए भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्लियर है? अभी किस तरीके से ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि गिवन मॉलिक्यूल एक मेसो कंपाउंड है। तो सबसे पहला हम लोग ये देखेंगे कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं। दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हुए भी और हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिन पर जो मैक्सिमम जगह आपको मिलेगा, जिसको हम जुगाड़ मेथड बोलते हैं। कुछ मेथड्स होते हैं जो आपको बहुत सारी जगह मिलते हैं कि आप इसको यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेसो कंपाउंड्स हैं। लेकिन वो जो जुगाड़ मेथड आपको बहुत सारी जगह मिलेंगे वो किन्हीं कंपाउंड्स पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, और वो किन किन कंपाउंड्स पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है? तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, पूरा का पूरा वीडियो देखें, आप पूरा अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखें ताकि आपको मेसो कंपाउंड से रिलेटेड कोई भी डाउट ना आए। और जब भी आपसे ये पूछा जाए कि गिवन कंपाउंड मेसो है या नहीं है तो आप देखते ही उसका आंसर कर पाए। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेसो कंपाउंड की। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम जैसा कि जो नॉर्मल जनता पढ़ती है वो डेफिनेशन हम लोग लिखने वाले हैं कि मेसो कंपाउंड का एक सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है। आइडेंटिफिकेशन मेथड की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसके पास दो कायरल सेंटर या दो से ज़्यादा कायरल सेंटर्स हो अलॉन्ग विथ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री आर नोन एज मेसो कंपाउंड। ये एक जनरल से डेफिनेशन लिखवाई जाती है, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा ये, बट ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। ये डेफिनेशन बहुत सारे मॉलिक्यूल पर एप्लीकेबल नहीं होती है। क्लियर है? चलो, तो हम लोग पहले लिखते हैं जो एक नॉर्मल डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कंपाउंड्स हैविंग टू और मोर कायरल सेंटर along with POS एंड COS, या आप POS और COS भी लिख सकते हो। यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है। मैक्सिमम आपका आंसर प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने से आ जाएगा। अगर मान लो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो सिर्फ सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो आपको उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम आपके आंसर प्लेन ऑफ सिमेट्री से आ जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे एग्जांपल्स दिए जाते हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती और आप चेक करते हो कि इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये मेसो कंपाउंड नहीं होगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको COS भी चेक करनी है। क्लियर है? चलो, अब हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। इसी डेफिनेशन से रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं और हम ये देखने वाले हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है वो किस तरीके से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। देखो, इसका एकदम फेमस सा एग्जाम्पल होता है टार्टरिक एसिड, मेसो टार्टरिक एसिड। आप जिस भी बुक के अंदर पढ़ रहे होंगे या बुक से पढ़ रहे हैं उसमें सब में आपको ये मिलेगा कि सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो मेसो टार्टरिक एसिड से ही समझाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग टार्टरिक एसिड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोग सब लोग टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर जानते हैं, तो मैं एग्जाम्पल में लिख देता हूँ। अपने पास में टार्टरिक एसिड है। देखो, टार्टरिक एसिड जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, COH, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा HOH, यहाँ आपको देखने को मिलेगा HOH, और यहाँ वापस से आपको क्या दिखेगा? COH। सही है? आपको क्या करना है, इस कंपाउंड का IPC नेम लिखना है, यानी कि टार्टरिक एसिड का IPC नेम क्या होता है। सबसे पहले अगर हम इसमें डिस्कस करें तो बताओ नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं? बिल्कुल, नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने दिख रहे हैं आपको? 0। कौन कह रहा है 0? नंबर ऑफ कायरल सेंटर 2 है इसके अंदर, एक कायरल सेंटर, दूसरा कायरल सेंटर। क्लियर है क्या? सो इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं? 2। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने आएंगे?
स्टीरियो आइसोमर। वैसे मैंने आपको ये अभी करवाया नहीं है, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो, है ना। अच्छा बताओ, क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या हम इस प्लेन से इसको कट कर सकते हैं? सभी को समझ में आ रहा है? तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं आपसे पूछूं सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, तो अभी हम सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर अभी हम बता नहीं सकते, क्योंकि जब तक हम इसको वेज डैश पर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो सिंपल सी बात है कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। नंबर ऑफ कायरल सेंटर 2 है, जो कि होने चाहिए थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो दिस कंपाउंड इज मीसो कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज मीसो कंपाउंड। देखो मीसो कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई करे जाते हैं। और मीसो कंपाउंड के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत सारी जगह या बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मीसो कंपाउंड बहुत जल्दी से खत्म कर दिया जाए। हम यहाँ पे थोड़े अच्छे टाइप ऑफ एग्जांपल्स भी बाद में करेंगे, और मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से होता है। तो अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो प्लीज़ पेशेंस के साथ वीडियो को देखें। छोटे वीडियो से कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको मल्टीपल एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने होंगे, और आपको एकदम, आप बोल सकते हो कि आपको उस चीज़ की एकदम अच्छे से प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे। और अगर कोई नया टाइप ऑफ एग्जाम्पल या फिर बड़ा एग्जाम मॉलिक्यूल दे दिया जाए, उसमें फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्लियर है? तो जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है वो यूजफुल होती है ना। शॉर्ट ट्रिक्स तभी अप्लाई होती है या अप्लाई करनी चाहिए जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब सपोज कि आप इस मॉलिक्यूल में शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं कि किस तरीके से आइसोमर बनाए जाते हैं, या स्ट्रक्चरल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर बनाए जाते हैं, तो अगर आप इसमें डायरेक्ट ही ट्रिक बना रहे हो कि इसके तो इतने आइसोमर आने चाहिए, सपोज 3 आए, 4 आए, 5 आए, जितने भी आते हैं आप निकालना। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि वो 5 या 3 या जितने भी जितने भी आइसोमर्स बनेंगे उनकी एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगी, कैसे उनको ड्रॉ करा जाएगा, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रहे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक मॉलिक्यूल दिया जाता है और उस मॉलिक्यूल के पॉसिबल आइसोमर आपको 4 दिए जाते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सा आइसोमर उस मॉलिक्यूल के लिए, जो गिवन मॉलिक्यूल है उसके लिए करेक्ट है। तो ध्यान रखें आप लोग, अगर आप लोग एक अच्छे लेवल तक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप या किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो सिंपल सा रूल होता है, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करें। नो डाउट अप्लाई करनी चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स हमारा टाइम जो है वो बचाती है और हमारा आंसर बहुत जल्दी से आ जाता है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स तब यूज़ करनी चाहिए जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमें पता हो कि ये शॉर्ट ट्रिक्स किस तरीके से यूज़ करे जाते हैं। नहीं तो फिर हम शॉर्ट ट्रिक्स हर मॉलिक्यूल या हर क्वेश्चन जो होता है उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो फालतू की ज्ञानबाजी के बाद हम वापस आते हैं इसके ऊपर। चलो, तो दिस कंपाउंड इज मीसो कंपाउंड। क्लियर है क्या? अब अगर मैं इसमें देखूँ एक चीज़, देखो मैं इसका एक आइसोमर और बना सकता हूँ। किस तरीके से बना सकता हूँ? मैंने ये लिखा, आपको ये बताना है कि दिस मॉलिक्यूल इज मीसो और नॉट। मैंने यहाँ OH लिख दिया, मैंने यहाँ OH लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, COOH यहाँ लिख दिया। अब बताओ क्या पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है? इसमें कितने कायरल सेंटर? कायरल सेंटर है आपके पास 2। अच्छा बताओ क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इस बार कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आप इस प्लेन के अलोंग कट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन OH देता है। कौन देता है? हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन OH। ये आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री जब मैंने करवाया था तब आपको बता रखा है। तो ये मीसो कंपाउंड नहीं है, दिस इज नॉट मीसो कंपाउंड। क्या आपको यहां तक बात क्लियर है? चलो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, डायरेक्ट हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। मान लो कि मैंने आपको दिया कुछ इस तरह के कंपाउंड, मैंने यहाँ लिख दिया HCl(C2H5). बताओ क्या ये मॉलिक्यूल मीसो कंपाउंड हो सकता है? नहीं हो सकता मीसो कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कायरल सेंटर है। अगर इसमें एक ही कायरल सेंटर है तो ये मीसो किसी भी केस में नहीं हो सकता। मीसो के लिए आपके पास 2 कायरल सेंटर होने चाहिए। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं आपसे पूछूं कुछ इस तरीके से CH3, मैंने लिखा HCl, मैंने लिखा HCl, मैंने लिखा C2H5। क्या इसमें 2 कायरल सेंटर है? इसमें 2 कायरल सेंटर है, बिल्कुल। ये वाला कायरल सेंटर है, ये वाला कायरल सेंटर है, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये भी मीसो नहीं होगा। ठीक है, तो मीसो ऐसे लिख के काटा मार देंगे आप लोग। तीसरा जो है आपके पास में एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मान लो मैंने लिख दिया ये कुछ CH3, फिर मैंने लिखा HOH, H, और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे, सपोज करूँ यहाँ लिख दिया मैंने HOH, और यहाँ मैंने लिख दिया CH3।
अब आपसे पूछा गया कि क्या इसके अंदर दो कायरल सेंटर से ज़्यादा कायरल सेंटर है, ठीक है, इसके अंदर प्लेनोसिमेट्री है, बिल्कुल है प्लेनोसिमेट्री, तो ये हो जाएगा आपके पास मीजो कंपाउंड हो जाएगा इस तरीके से। अगला एग्जाम्पल देखिए, 4th नंबर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल लिखा है, तो लिखना इस तरीके से आपको, मैंने यहाँ लिख दिया Cl, मैंने यहाँ लिख दिया Br, मैंने यहाँ लिख दिया Cl, मैंने यहाँ लिख दिया H। क्या ये वाला मॉलिक्यूल मीजो कंपाउंड हो सकता है? नहीं हो सकता, देखते ही पता चलता है। तो अभी तो हम लोग कुछ फर्जी से एग्जाम्पल कर रहे हैं। मैं आपको कुछ अभी जैसे बोर्ड भर जाएगा उसके बाद मैं दूसरे एग्जाम्पल दूंगा। मान लो कि आपको कुछ ऐसा दिया गया और मैंने यहाँ लिख दिया Cl और मैंने लिख दिया Br। अब बताओ क्या ये मीजो कंपाउंड हो सकता है? नहीं हो सकता है, कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो ये मीजो कंपाउंड नहीं हो सकता। 6 नंबर पर एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो मान लो कि मैंने आपको दिया ये वाला, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है। अब बताओ क्या ये मीजो कंपाउंड हो सकता है? अब सुनना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है मीजो कंपाउंड से रिलेटेड मैं आपको बता दूं। ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, इस मॉलिक्यूल के जितने भी स्टीरियोआइसोमर बनेंगे वो सारे स्टीरियोआइसोमर्स आपको बनाने और उनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कितने पॉसिबल कंपाउंड्स जो होंगे वो मीजो कंपाउंड्स होंगे। इनइंचोमेरिक रिलेशन बताना है, डायस्टीरियोमेरिक रिलेशन बताना है। तो समझ पा रहे हैं आप लोग किस तरीके से एक छोटे से क्वेश्चन को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। अब देखो, जिस भी स्टूडेंट को, जो अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले ज्ञान दिया था आपको, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो जिस भी स्टूडेंट को आइसोमर ड्रॉ करने नहीं आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर कैलकुलेट करना ही सीख चुका है, उसको ये नहीं पता है कि आइसोमर एक्चुअल में ड्रॉ करे कैसे जाते हैं, वो इस कंपाउंड का जितने भी मीजो कंपाउंड आएंगे या इससे थोड़ा और अच्छा बनाया जा सकता है, उसमें वो अच्छे से आंसर नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? अच्छा, इसके भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जो हम ऑप्टिकल आइसोमर और जो पूरा का पूरा हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूले यूज करते हैं, है ना, अगर नंबर ऑफ कायरल सेंटर इवन हो या स्टीरियो सेंटर इवन हो, ऑड हो उसके लिए, या सिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल हो, वो फॉर्मूले बहुत सारी जगह लगते नहीं है, आंसर गलत देते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग फॉर्मूले अप्लाई नहीं करेंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग यही सीखेंगे कि स्टीरियो आइसोमर को आखिरकार कैलकुलेट कैसे करा जाता है, हम कैसे बिना फॉर्मूले को यूज करें, हम सबको ड्रॉ करके फिर चेक करें। इवन ड्रॉ भी हमें नहीं करना है, हमारी जो ड्राइंग है वो माइंड में चलनी चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हो। क्लियर है? चलो वापस आता है। तो इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, अभी कुछ वेज डैश नहीं दे रखा है, इसके अंदर प्लेनोसिमेट्री, 2 कायरल सेंटर है, इसके अंदर मतलब है कि ये मीजो कंपाउंड है। देखो मैं इसी कंपाउंड को चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसी कंपाउंड को मैं चेंज कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे वेज पोजीशन पर, ठीक है, वेज पोजीशन पर मैंने Ca लिख दिया, मैंने यहाँ पे डैश पोजीशन पर Ca लिख दिया। सही है क्या? अब आपसे पूछा गया कि ये कंपाउंड मीजो कंपाउंड है कि नहीं है, तो ध्यान रखना बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि ये मीजो कंपाउंड है, लेकिन ये मीजो कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री? क्योंकि ये डैश में जा रही है, तो ये पीछे की तरफ होगा, जबकि ये आगे की तरफ आ रहा है। तो बताओ Cl का रिफ्लेक्शन यहाँ कौन दे रहा होगा? हाइड्रोजन दे रहा होगा। तो Cl का रिफ्लेक्शन अगर यहाँ हाइड्रोजन दे रहा होगा तो इसका मतलब ये मीजो कंपाउंड नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा हो गया 7। एग्जाम्पल नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ तो देखो 8 ध्यान से देखो, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, ठीक है, बताओ क्या ये मीजो कंपाउंड होगा? बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप इस कार्बन को पकड़ो और ऐसे 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 कट कर दो। सही है? तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इट इज अ मीजो कंपाउंड। मैं इसी को चेंज करूं, आप चेंज करके बना सकते हो, है ना, एक को वेज पे रखो, एक को डैश पे रखो, फिर वो मीजो नहीं होंगी। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 9 नंबर एग्जाम्पल। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, कौन बताएगा इसका आंसर? यहाँ Cl है, यहाँ पे भी Cl है, आप बताएं आप लोग। देखो आप इसमें क्या गलती करेंगे, सुनना ध्यान से। इसमें आपको तो दिखेगा कि ये वेज है और ये भी वेज है, दोनों सेम साइड है, बीच में डंडी लगा देते हैं। ये हमने मिरर लगाया और हमें लगा कि ये तो एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों मतलब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मीजो मॉलिक्यूल होगा, है ना, मीजो कंपाउंड होगा। तो जैसे ही आप लोग लिखोगे कि ये मीजो है तो ये मीजो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको करेक्ट फेस ऑफ प्रोजेक्शन बनाते टाइम बताया था कि जब भी आप करेक्ट फेस ऑफ प्रोजेक्शन बनाओगे तो आपका व्यू पॉइंट एक ही डायरेक्शन में रहेगा। अब आप इस कार्बन के लिए तो इसको ऊपर से देख रहे हो, इस कार्बन के लिए नीचे से देख रहे हो, तो आप अपना व्यू पॉइंट चेंज नहीं कर सकते।
तो अगर आपको इसको बनाना है तो इसको ऊपर आपको लेके आना पड़ेगा। तो जो एक्चुअल में आपको यहाँ पे वेज दिख रहा है, ये एक्चुअल में आपको डैश दिखेगा, है ना, ये एक्चुअल में तो डैश ही है जब आप इसका करेक्ट फिर से पोजीशन बनाओगे। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से आप लोग ध्यान रखना। तो ये मेसो कंपाउंड नहीं है। लेकिन अगर मैं 10 नंबर एग्जाम्पल लिखूँ कुछ इस तरीके के, और मैं यहाँ पे डैश 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 कर दूँ, डैश 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 बनाया मैंने, ध्यान रखना है ना, फालतू की बातें मत करना यहाँ पे। तो यहाँ अगर मैं CA लिख दूँ, यहाँ मैं CA लिख दूँ, समझ में आ रहा है? डैश, ठीक है। तो देखो यहाँ CL और यहाँ CL है। अब बताओ, अब अगर आप जैसे इसको रोटेट करोगे तो ये एक्चुअली आपको क्या दिख रहा होगा? इट इज़ वेज। और अगर ये एक्चुअली वेज दिख रहा होगा तो इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। यहाँ से काटोगे इसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी आपको, इट इज़ अ मेसो कंपाउंड। समझ में आ रहा है? तो कुछ इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो इसी तरीके की हम लोग और एग्जाम्पल्स अभी प्रैक्टिस करेंगे। फटाफट इसको नोट करो, फिर हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो अब हम और एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते हैं। आप ध्यान से देखना, अब आप खुद आंसर लिखने की कोशिश करना, है ना, मेरे से लिखने से पहले। जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाऊं आप आंसर लिखना। तो हम लोग 10 नंबर कर चुके थे, 11 नंबर हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास में है ये वाला मॉलिक्यूल, डंडी जो है वो टेढ़ी चली गई है, लाइन टेढ़ी हो रही है, तो लाइन को सीधा रखते हैं, लाइन खराब नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखें H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, H OH, H OH। सभी लोग बताएंगे इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है। क्या ये ग्लूकोज है? अगर ये ग्लूकोज है तो बताओ ये इसका यूज़ क्या होता है, वो सब आप लोग को ध्यान आना चाहिए। बायो के अगर स्टूडेंट हैं तो आप लोग, वैसे बायो मॉलिक्यूल के अंदर आप पूरा इसका डिस्कशन करते हैं, इसके सारी रिएक्शंस हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर आपके पास में मिलेंगे 4। सो बताओ इसके टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना आएंगे? टोटल नंबर ऑफ, सॉरी सही लिखा था, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे आपके पास में, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं है। सो ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो 2 की पावर क्या कर देंगे? n कर देंगे, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, इज 16। तो इसके टोटल स्ट्रक्चर्स 16 आती है। अब मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को, इंपॉर्टेंट बात है। आप देखो 16 स्ट्रक्चर कभी नहीं बनाओगे, सही है, और वैसे आपके काम की भी नहीं है तो 16 स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हो। लेकिन आप प्रैक्टिस करो कि कैसे कैसे 16 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकती है, हम इसमें किस किस तरीके से चेंज करें कि 16 स्ट्रक्चर आए, है ना। आप चेक करो कि 16 स्ट्रक्चर आ सकती कि नहीं आ सकती। पहली इंपॉर्टेंट बात, आप हमेशा ट्राई करा करो, जब भी आपको ऐसा बोर्डम फील होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो आप क्या करा करो, इनकी स्ट्रक्चर्स बना ले करो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो धीरे धीरे आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे आप अच्छे से सारी स्ट्रक्चर्स बना भी पाओगे। एक और पॉइंट मैं अगर आपको बताऊं, देखो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे। वैसे तो ये अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये इसका नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, C6H12O6, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आपको इसके टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताने, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। और मैक्सिमम लोग जो मैं मिस्टेक करवाना चाह रहा हूँ वो मिस्टेक करेंगे, ठीक है। मैं मैक्सिमम लोगों की बात करूँ जिन लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत पहले सॉल्व कर रखा हो, इवन मेरे हिसाब से आप लोग इसमें मिस्टेक जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैंने इसमें कुछ भी हिंट दिया नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो साइड में हिंट मिलता है तो आपका आंसर सही हो जाता है, लेकिन मैंने आपको कुछ हिंट नहीं दिया। आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिसका आंसर करेक्ट होगा उसका नाम जो है अगले वीडियो में लिया जाएगा, ठीक है। जिस भी वीडियो में हम लोग लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप अभी कर रहे हो या बहुत टाइम बाद आपने देखा है, तो जब भी होगा हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो, तो एक एग्जांपल ये हो गया, ये मेसो कंपाउंड नहीं है। हम वापस आते हैं, 12 नंबर एग्जाम्पल आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है। सपोज यहाँ लिखा हुआ है CHO और यहाँ लिखा हुआ है आपके पास H, और यहाँ लिखा हुआ है OH, और यहाँ लिखा हुआ है, हाँ मान लो OH लिखा हुआ है, CHO लिखा हुआ है और यहाँ H लिखा हुआ है। बताओ क्या ये मॉलिक्यूल मेसो मॉलिक्यूल है कि नहीं है। तो आपको बताया गया कि करेक्ट फिश बनाने के लिए क्लॉकवाइज रोटेशन लगा लो। ये कौन सा रोटेशन है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन लगाओगे तो ये कैसे बन जाएगा,
CHO बन जाएगा इधर, और यहाँ आ जाएगा अपने पास में, ये तो फिक्स है HOH, और यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, तो CHO यहाँ आ गया, और यहाँ क्या आ गया H, और यहाँ क्या आ गया OH। ये मीजो मॉलिक्यूल नहीं है, दिस इज नॉट मीजो मॉलिक्यूल। सही है, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, वो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई है। मीजो मॉलिक्यूल या मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीजो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, देखो रेसिमिक मिक्सचर जो होते हैं वो एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से इनएक्टिव होते हैं, और मीजो कंपाउंड इंटरनल कंपनसेशन की वजह से इनएक्टिव होते हैं। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं आपसे, तो एग्जाम्पल वही सेम ले लेते हैं, टार्टरिक एसिड, समझाने के लिए ले रहा हूं मैं आप। COOH, ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, HOH। देखो सपोज करो कि ये R है, सपोज करो कि ये S है, ऐसा ही होगा। तो अगर ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। देखो इस मॉलिक्यूल का, इसी एक मॉलिक्यूल का हाफ पोर्शन तो लाइट को क्या घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और उसका हाफ पोर्शन जो है वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो सोच के देखो, इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है। सही है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है, इसका हाफ पोर्शन दूसरे हाफ पोर्शन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, या हम बोल सकते हैं इसका जो इफेक्ट है वो रिड्यूस पूरा का पूरा कंप्लीटली नलिफाई कर रहा है ना, पूरा का पूरा ये कंप्लीटली खत्म है। तो ये क्लॉकवाइज इस एंटी क्लॉकवाइज को पूरा का पूरा फिक्स कर देगा। तो नेट रोटेशन जो आएगा, नेट रोटेशन कितना है, नेट रोटेशन इज 0, और अगर नेट रोटेशन 0 है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सही है क्या, इसी को बोलते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। तो ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन ऐसा कुछ होता है। चलो आगे हम लोग और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास में 13 है। एग्जाम्पल नंबर 13 आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है। सपोज करो, अब थोड़े अच्छे एग्जाम्पल्स की तरफ हम लोग जाते हैं। ठीक है, दिख जाएगा मेरे हिसाब से आपको। मैंने यहाँ लिख दिया CH3, मैंने यहाँ लिख दिया CH3, मैंने यहाँ लिख दिया OH, मैंने यहाँ लिख दिया OH, मैंने यहाँ लिख दिया H, मैंने यहाँ लिख दिया H। आपको ये बताना है दिस इज मीजो कंपाउंड और नॉट। 14 एग्जाम्पल मैं आपको कुछ इस तरीके से दे रहा हूँ। सपोज करो कि वापस हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ मैंने COOH लिख दिया, मैंने यहाँ COOH लिख दिया, यहाँ मैंने CHO लिख दिया, यहाँ मैंने CHO लिख दिया, डैश पोजीशन पर H है, डैश पोजीशन पर H है। 16th नंबर की अगर मैं बात करूँ तो आपको कुछ ऐसा मॉलिक्यूल दिया गया, यहाँ आपको दिया गया है सपोज OH, या एक काम करो इधर मिथाइल लिख दो, इधर भी मिथाइल लिख दो। ठीक है, और आपको क्या करना है, इधर भी OH लिखा हुआ है, इधर मिथाइल लिख दो, इधर भी मिथाइल लिख दो। ये 15 तो बाकी रह गया, तो ये 15 हो गया। 16 की अगर मैं बात करूँ तो 16 आपको कुछ ऐसा दिया गया है। सपोज या इसको ऐसा लिख दो, यहाँ हम लोग करके ऐसे लिख देते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ आ जाएगा O C, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा यार। चलो इसको हटाते हैं हम लोग, इधर दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। और अभी तो आपको एक और एग्जाम्पल कराना है बहुत अच्छा वाला, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ लिखा हुआ है O, फिर यहाँ लिखा हुआ है CH2, और यहाँ लिखा हुआ है कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है CH2 O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ H लिखा हुआ है, यहाँ भी H लिखा हुआ है, यहाँ H लिखा हुआ है, यहाँ H लिखा हुआ है। सही है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स में से आपको बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल
जो है मीजो मॉलिक्यूल्स या मीजो कंपाउंड है। तो देखो बहुत सिंपल है, आप इस पर चेक करो, सेंटर पर खड़े हो, आपको इधर की साइड OH जो है वो वेज पोजीशन पर दिख रहा है, जबकि यहाँ डैश पर दिख रहा है। हाइड्रोजन वेज पर है जबकि यहाँ डैश पर है, तो ये मीजो कंपाउंड है क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है आपको। इसमें भी आप लोग चेक करो तो इसमें आपको दोनों सब चीज़ें सेम सेम दिख रही है, तो ये मीजो कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या नहीं है, ये मीजो कंपाउंड नहीं दिखेगा। क्लियर है क्या आपको? और ध्यान रखना इसमें रोटेशन होगा, तो जो वेज दिख रहा है वो डैश हो जाएगा, तो ध्यान रखना है ना, ऐसे में कर लेना। ये आप लोग खुद होमवर्क कर लेना HW, इसका मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। इसमें अगर आप देखोगे तो इधर से आप इसको कट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ आपको क्या मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ आपको क्या मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और आप अगर कहेंगे कि इसके अंदर तो सर वो सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं इसके अंदर। आप सोचेंगे कि यहाँ तो दिख रहा है ना, कुछ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये मीजो कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो आप लोग फटाफट से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। और जो मैं आपको बता रहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, वो डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और वो किस मॉलिक्यूल्स में ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, कंपाउंड्स हैविंग 2 कायरल और मोर कायरल सेंटर अलोंग विद प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये अप्लाई नहीं होती है। ऐसा क्यों नहीं होता है, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो फटाफट से नोट करें इसको। चलिए अब हम और एग्जाम्पल्स करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल्स आपके पास में 5 है, ये पांचों एग्जाम्पल आपको होमवर्क करने, खुद से ये प्रैक्टिस करने हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर जो हमने स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन पढ़ी थी वो अप्लाई नहीं होती है और उससे आंसर नहीं आता है। तो देखो वैसे तो मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, बट मैं एक एग्जाम्पल और यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमारे पास में कुछ ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा हुआ है OH, यहाँ पे भी लिखा हुआ है OH, यहाँ पे भी लिखा हुआ है OH, और सब जगह मैंने OH लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या काम करना है कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को जानते हो तो आपको इसका नेम बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप वीडियो देख रहे हो आपको नेम इसका भी बताना है। ठीक है, क्लियर है? ये तो आपको NCERT की बुक के अंदर मिलेगा 11th क्लास के। अगर आपको ये पता है इसका नेम बताओ, मतलब पता है तो बताओ इसको फटाफट, और नहीं पता है तो इसका ढूंढ करके इसका नाम लिखो। ठीक है, ये जब मॉलिक्यूल देखा गया तो ध्यान रखना ये बहुत सारी बुक के अंदर नहीं एक्सप्लेन करा गया है कि इस मॉलिक्यूल को मीजो कंपाउंड कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसमें 2 कायरल सेंटर, यानी कायरल सेंटर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा। दूसरा, प्लेन ऑफ सिमेट्री की तो बात कर सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगी, लेकिन कायरल सेंटर ही नहीं है, तो हम लोग अपनी जो पुरानी डेफिनेशन है उसको नहीं लगा सकते। तो जो IUPAC की जो बुक होती है, गोल्ड बुक, उसके अंदर आपको मिलेगा इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है कि ये कंपाउंड मीजो कंपाउंड है। तो मीजो कंपाउंड की जो एक्यूरेट डेफिनेशन होती है वो ये होती है, मीजो कंपाउंड इज दैट ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल इन एक्टिव कंपाउंड which have one optically active stereoisomer। ठीक है, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसका कोई ना कोई एक जो स्टीरियोआइसोमर है वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने ये वाला मॉलिक्यूल देख रखा है या फिर अगर नहीं भी देखा है, तो मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब करवाई थी तो उसके अंदर इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर के आप लोग चेक कर सकते हो कि हम इसके कितने आइसोमर बना सकते हैं। तो ध्यान रखना है इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं 8, और अगर हम बात करें इसके अंदर टोटल स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो टोटल स्टीरियो आइसोमर बनते हैं 9। और जो फॉर्मूला लगाने वाले स्टूडेंट हैं वो इसमें फॉर्मूला लगा करके ट्राई कर लो, आंसर नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको स्ट्रक्चर्स बनानी आनी चाहिए। आप जब इसके एक स्ट्रक्चर बनाओगे कुछ इस तरीके से जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगी, तो हम कैसे बना सकते हैं? तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे डैश लिख दिया, मैंने यहाँ डैश लिख दिया, मैंने यहाँ वेज लिख दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे मान लो डैश लिख दिया और यहाँ पे मैंने वेज लिख दिया।
ठीक है। आप लोग चाहते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बने तो आप वो वीडियो जरूर जा करके चेक कर सकते हैं। इसमें अब किसी भी एंगल से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, नो पीओएस। और अगर इसमें नो पीओएस है तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली क्या है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये कंपाउंड कैसा होता है, दिस कंपाउंड इज मीजो कंपाउंड। तो ये चीज़ ध्यान रखें, जो एक्यूरेट डेफिनेशन होती है वो यही होती है, लेकिन इसको अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर मैं आपको ये डायरेक्ट बताता या कोई भी दूसरे टीचर अगर आपको ये डायरेक्ट बताते तो वहाँ फिर आपको क्या करना पड़ता, हर एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनानी पड़ती। तो हर एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाना उतना डिफिकल्ट होता, उतना टाइम टेकिंग होता। इसीलिए क्या किया गया, एक शॉर्ट मेथड डेवलप करा गया, जो कि मैं आपको बार बार शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। वो जो मेथड आप लोग पढ़ते हो, जो कि हम लोग 2 कायरल सेंटर या 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर अलॉन्ग विद प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो एक शॉर्ट मेथड है, ठीक है। वो इन मॉलिक्यूल्स में अप्लाई नहीं होता है। इसी तरीके से जो फॉर्मूला बेस्ड आप लोग कैलकुलेशन करते हो कि स्टीरियोआइसोमर इतना आएंगे, वो भी बहुत सारे मॉलिक्यूल पर अप्लाई नहीं होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी मीजो कंपाउंड को बहुत अच्छे से समझ सकें। अगर आपको फिर भी कोई इससे रिलेटेड डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे आप अपने डाउट सेंड कर सकते हैं, उसका इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिलेगा, या हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको रिप्लाई मिले, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा जो भी आपके डाउट्स होंगे। क्लियर, स्टडी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे आगे आने वाले वीडियोस को भी देख सकते हो, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, जिससे जैसे वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन जरूर आएगा। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।